एक्सचेंज मार्केट है जिसे हम फॉरेक्स और एफएक्स मार्केट के नाम से भी जानते हैं, ये ना डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट होती है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डिसेंट्रलाइज्ड किया, मतलब ये एक जगह पे नहीं है। इन शॉर्ट जहां जहां पे स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, कहीं ना वहां पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही का मैकेनिज्म ही काम कर रहा है। यहाँ पे करेंसीज को बेचा और खरीदा जाता है। मतलब देखो जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो होती हैं सिक्योरिटीज की। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज काम करती है उसमें हम सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं, सेम वे में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये भी वैसे ही फैली हुई है। यहाँ पे करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। जो इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ऑब्वियस बात है, देखो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। क्यों? क्योंकि देखो जितनी हमारी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उतनी ही करेंसीज होंगी, तो एक दूसरे के साथ जब आप ट्रांजेक्शन्स करोगे तो मतलब करेंसीज तो चेंज होंगी और जब ये आप करेंसीज को बेचोगे खरीदोगे सब कुछ फाइनेंशियल मार्केट में ही होगा। जो यहाँ की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना वो तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स को भी क्रॉस कर रहा है। मतलब जो आप डेली इसमें ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, मतलब सॉरी सिक्योरिटीज की नहीं, जो करेंसीज की इसमें ट्रेडिंग होती है वो ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होती है। जो इसके मेजर की फीचर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के उनको करते हैं। सबसे पहला आता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब जो आपके फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक यानी इंडिया का आरबीआई हो गया, दूसरे कंट्रीज के अपने सेंट्रल बैंक्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं, कंपनीज होगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी जो बल्क में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जब एक इंस्टीट्यूशन ही पूरी इन्वेस्टमेंट कर दे, रिटेल ट्रेडर्स यानी आम बंदे जो वो भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं। सो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये अपने आप को करेंसी ट्रेडिंग में एंगेज करते हैं। देखो जैसे सिक्योरिटी ट्रेडिंग होती है ना सेम तरीके से करेंसी ट्रेडिंग होती है। अब ये चीज ये करेंसी ट्रेडिंग क्यों की जाती है? ये चीज कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करती है, इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करती है, स्पेकुलेशन और हैजिंग एक्टिविटी से आप मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है। सेकेंड आता है करेंसी पेयर्स। अब जो करेंसीज है ना उन्हें ज्यादातर पेयर्स में ट्रेड किया जाता है। मतलब अकेली करेंसी नहीं की जाती। अकेली करेंसी को आप कैसे ट्रेड करोगे? दो करेंसी जब आप उनका एक्सचेंज करोगे तभी ये चीज पॉसिबल है। सो यहाँ पे करेंसीज को पेयर्स में ट्रेड किया जाता है, जैसे यूरो और यूएस डॉलर कह लो, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन कह लो। यानी हर एक करेंसी का पेयर ना एक एक्सचेंज रेट बताता है। मान लो अगर आपने यूरो और यूएसडी उठा लिया, मतलब यूएस डॉलर उठा लिया, तो वो चीज ये बताएगी कि अगर आप यूएस जो आपका एक यूरो है उसकी यूएस डॉलर्स में कितनी वैल्यू बनती है। मान लो अगर आपको सपोज करो 1 यूरो इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग यूएस डॉलर्स, ये होता है पेयर का कंपैरिजन जो आपको एक्सचेंज रेट बताता है। मतलब अगर आपने 1 यूरो परचेज करना है तो आपको नियर अबाउट 1.25 यानी 1 पॉइंट समथिंग यूएस डॉलर देने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 यूएस डॉलर मिलेगा, आपको सच एक जाके यूरो मिलेगा। ये यानी ये चीज ना जो ये पेयर्स होते हैं ये एक्सचेंज रेट बताता है एक करेंसी का, अगर हमने उसको एक्सचेंज करना है दूसरी करेंसी में। ठीक है। नेक्स्ट आती है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। अब जो ये स्पॉट मार्केट होती है इसमें इमीडिएट एक्सचेंज होता है करेंसीज का जो करंट मार्केट प्राइस कर रहा है। मतलब स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, जो तब उस टाइम पे जो मार्केट में मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे करेंसीज को एक्सचेंज कर दिया जाता है ऑन द स्पॉट इमीडिएटली। अब जो फॉरवर्ड मार्केट है इसमें पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं कि वो करेंसीज को बाय और सेल करेंगे एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पे एंड उस एक्सचेंज रेट, मतलब एक्सचेंज रेट भी ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा और वो जिस डेट पे उन्होंने ट्रांजेक्शन्स करनी मतलब बाय और सेल करना है वो डेट भी पहले से प्री डिटरमाइंड हो जाएगी। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नाम ही बताता फॉरवर्ड मतलब कुछ आगे जाके। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। अब जो ये एक्सचेंज रेट्स हैं फॉरेक्स मार्केट्स में ये डिटरमाइन होते हैं जब सप्लाई और डिमांड के कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे। देखो कॉमर्स में सप्लाई और डिमांड तो हर चीज की है, इवन पूरे वर्ल्ड में हर चीज की सप्लाई और डिमांड है। सेम तरीके से एक्सचेंज रेट वहां डिटरमाइन होगा जहां पे जो सप्लाई और डिमांड की इंटरेक्शन होगी, जिस पॉइंट पे वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे वो पॉइंट यानी आपका एक्सचेंज रेट का पॉइंट होगा। इसमें भी बहुत अलग अलग फैक्टर्स आते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सचेंज रेट्स को, जैसे इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रही हैं, कंट्रीज की इन्फ्लेशन रेट्स क्या चल रहे हैं, उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स यानी गवर्नमेंट को लेकर पॉलिटिकली क्या क्या चीजें हो रही हैं, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट के डायनामिक्स क्या है, ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। आगे आता है करेंसी स्पेकुलेशन एंड ट्रेडिंग। देखो जो स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स यानी जो करेंसीज को जल्दी जल्दी बेच के और खरीद के और बेच के जो मुनाफा कमाते हैं उनको स्पेकुलेटर्स कहा जाता है। ये बेसिकली ट्रेडर, इनका एम यही है, इन्होंने जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस हो रही है ना उनसे इन्होंने पैसा कमाना है। यानी इनका ये काम है कि जो फ्लक्चुएशंस ड्यू टू अलग अलग मार्केट के डिमांड और सप्लाई के डायनामिक्स कारण
एक्सचेंज रेट में आ रही है ना, ये उस चीज का फायदा उठाते हैं, उससे ही अपना प्रॉफिट बनाते हैं। ये क्या करेंगे, ये करेंसी पेयर को बाय कर लेंगे जब उसका प्राइस लो होगा, ठीक है, और जब उसका प्राइस हायर होगा ना कुछ टाइम बाद, तब ये उसको सेल कर देंगे। मतलब कुछ टाइम के बाद, ये नहीं मतलब कि 2-4 दिन, कई बार 2 मिनट में ही हो जाता है। मतलब ये तो मार्केट के डायनामिक्स है, ये तो ऊपर नीचे अपने आप होता रहेगा। इसे बेसिकली ना लॉन्ग पोजीशन के नाम से जानते हैं। और ये क्या करेंगे, ये करेंसी के पेयर को हायर प्राइस पे सेल कर देंगे, ठीक है, और इसको दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से बाय बैक कर लेंगे, ठीक है, लोअर प्राइस पे। ये होती है शॉर्ट पोजीशन, समझ गए। मतलब सिंपल वे में जो ये स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स है, देखो जब ये पहले क्या करेंगे, जब करेंसी पेयर का प्राइस लो होगा उसको परचेज कर लिया, फिर जब उसका प्राइस हायर हुआ ये उसको सेल कर देंगे। ये दोनों लो और हाई प्राइस में डिफरेंस है, ये उनका प्रॉफिट होगा। फिर इसे लॉन्ग पोजीशन किया जाता है। ये उसके बाद ये क्या करते हैं, ये अपनी जो करेंसी पेयर है उसको हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं। फिर वही जो इन्होंने सेल किया ना उसको दोबारा से बाय बैक कर लेते हैं लोअर प्राइस पे। इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। सो जो ये डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स है ना, ये यूज की जाती है स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स के द्वारा। इवन ये ना जब ये टेक्निक यूज करते हैं ना, उससे पहले ना बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ये एल्गोरिथम्स देख लेते हैं। ये अपने काम में माहिर होते हैं, इनको ना नुकसान इतना नहीं होता। ये इनको पता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना और किस तरीके से मुनाफा बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, एक लाइन सुनो पहले। ट्रांसलेशन एक्सपोजर रेफर्स टू एक्सचेंज गेन और लॉस अकरिंग फ्रॉम द डिफरेंस इन द एक्सचेंज रेट एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखो एक वर्ड है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ये चीज आपको जो ये आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर है ना, ये आपको ये बताता है कि जो आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है, जो उसके बिगनिंग में एक एक्सचेंज रेट है और जो उसके एक एंड में जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा एक्सचेंज रेट है, अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए, जो उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एक्सचेंज में, उसे हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं। यानी जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है ना, सिंपली वो रिस्क है जो मल्टीनेशनल कंपनीज फेस करती हैं जब वो ट्रांसलेट करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी फॉरेन सब्सिडीज, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उनकी फॉरेन सब्सिडीज है, उनको वो जब अपनी रिपोर्टिंग करेंसी यानी पेरेंट कंपनी में करते हैं, तब ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर फेस किया जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ, देखो सिंपल चीज है। मान लो इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडिया में एक पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी यूएस में है, ठीक है। अब जब सब्सिडरी के अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी, वहां पे तो वो यूएस डॉलर में बनेंगी ना। अब उन स्टेटमेंट्स को जब आपने अपनी पेरेंट कंपनी यानी जो इंडिया में सिचुएटेड है, जब उसमें आप ट्रांसलेट करोगे, अब जो यहाँ पे जो डिफरेंस रिस्क फेस करोगे ना, वो होता है ड्यू टू ट्रांसलेशन एक्सपोजर। यानी जो ये फ्लक्चुएशंस एक्सचेंज रेट में आई हैं बिगनिंग और एंड में अकाउंटिंग पीरियड के, ये या तो आपको फायदा कर जाएंगे, आपको एक्सचेंज गेन्स हो जाएंगे या लॉसेस हो जाएंगे, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करोगे अपनी रिपोर्टिंग करेंसी, यानी जो आपकी पेरेंट कंपनी जिस कंट्री में है उस कंट्री की करेंसी में, ठीक है। सो जो ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर है ना, ये अराइज होते हैं जब जो आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको स्टेट किया जाता है फॉरेन करेंसी में, और उनको जब मतलब सिंपल है, हमारी फॉरेन सब्सिडरी यूएस में है, ठीक है, हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस डॉलर में ही बनाएंगे, उनको स्टेट यूएस डॉलर में ही करेंगे। अब जब हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करके हम अपनी इंडिया में होम करेंसी में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ट्रांसलेट करेगी, तब या तो उसको गेन होगा या तो उसको लॉस होगा। अब जो ये एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस है, इसे ही ट्रांसलेशन एक्सपोजर का नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे आती है एक और लाइन, The potential that a firm's consolidated financial statements can be affected as a result of changes in exchange rate is referred to as translation exposure. सेम चीज है, वही चीज को उन्होंने रिपीट करके पूछा है। ये दोनों क्वेश्चंस आए थे पेपर में। यानी अगर वो कह रहे हैं जो फर्म्स की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिस स्टेटमेंट्स में जो मेड फर्म है वो अपनी जब फाइनेंशियल सब्सिडरी मतलब अपनी उसकी सब्सिडरी है, जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करेगी अपनी पेरेंट कंपनी की स्टेटमेंट्स में, अब तब जो एक्सचेंज में जो गेन और लॉस होगा, उसे ही जो पोटेंशियल है उस चीज का, उसे ट्रांसलेशन एक्सपोजर के नाम से जाना जाता है। सो इन शॉर्ट ये मैं आपको बता चुका हूं। एक बार अगर आपको मतलब समझ ही गए ना, जब आप अपनी सब्सिडरी की स्टेटमेंट जो यहाँ पे वो सिचुएटेड है, वो उसी करेंसी उस कंट्री की करेंसी में बनी होगी ना, जब आप उनको ट्रांसलेट करते हो अपनी कंट्री की मतलब होम कंट्री की करेंसी में, या तो गेन हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, क्योंकि ये दो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स का था, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स है। सो दैट इज ड्यू टू ट्रांसलेशन एक्सपोजर। यानी जो ये फ्लक्चुएशंस एक्सचेंज रेट में हो रही हैं दो करेंसीज के बीच में, ये कहीं ना कहीं जो आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अपनी सब्सिडरी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को आप अपनी पेरेंट कंपनी में रिपोर्ट कर रहे हो, तो इससे
से गेन्स और लॉसेस आएंगे ही आएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। समझ के अब आता है इकोनॉमिक एक्सपोजर। क्या है इकोनॉमिक एक्सपोजर? बेसिकली रेफर्स टू potential changes in all future cash flows of a firm that result from unanticipated changes in exchange rate। यानी जितने भी आपके जो फ्यूचर कैश फ्लोस होने वाले हैं उसमें जो जो पोटेंशियल चेंजेस आ सकते हैं। देखो मतलब फ्यूचर कैश फ्लोस है मतलब फ्यूचर इज अनसर्टेन, उसमें अनएंटिसिपेटेड चीजें आप उसको अच्छे से नहीं सर्टेनली देखो। पहले आप ये समझो फ्यूचर अनसर्टेन है, उसमें अनसर्टेनिटी या क्लाउड में अंडर आता रहता है, ये चीज आपको क्लियर है। अब जो आपके फ्यूचर में कैश फ्लोस होने वाले हैं आपकी कंपनी को, ठीक है, वो भी अनसर्टेन है क्योंकि वो फ्यूचर के है। अब उसमें चेंजेस आ सकते हैं, वो बढ़ भी सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं। अब ये चेंजेस क्यों आएंगे? ये आएंगे क्योंकि आपको एक्सचेंज रेट नहीं पता, एक्सचेंज रेट में भी अनएंटिसिपेटेड चेंजेस है, इसे हम इकोनॉमिक एक्सपोजर कहते हैं। आगे आता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। arises when a firm's contract obligations are exposed to unanticipated changes in exchange rate। यानी अब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तब होता है जब मान लो फर्म ने ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी ऑब्लिगेशंस बनती है फॉरेन करेंसी की मतलब फॉरेन कंट्री की तरफ। अब उसमें पैसा तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस बात है। अब जो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस है उसमें अगर अब वो अब फ्यूचर में करनी है, ठीक है, क्योंकि तभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब उसमें जो चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएशंस, उसे हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। मान लो सपोज करो, अगर एग्जांपल के थ्रू से समझाऊं, आपकी इंडियन कंपनी है, आपने यूएस की मतलब यूएस में आपने जाके ना एक काम करना है, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया दूसरी कंपनी के साथ, आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है यूएस डॉलर्स में, और मतलब उनको यूएस की कंपनी को। अब जो आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट में फीस डिटरमाइन किया वो आपने ये किया कि भाई इंडियन करेंसी में लाइक मान के चलो आपने ये तय किया है कि मतलब यूएस डॉलर्स में आपने ये क्या किया कि आपको $10,000 वो देंगे आपकी सर्विसेज के, ठीक है। और वो जो $10,000 है अब उसकी इंडियन में वैल्यू आपके रेट के हिसाब से बन लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। अब आप ये मैच करोगे कि अब मान लो उन्होंने अगर $10,000 देने हैं तो अगर हम उसको अप्रॉक्स 75 के साथ कर लें तो 750 बन गया, 7,50,000 आपके हैं, आपने 750 ही चार्ज करना है। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि भाई 10,000 ही हमने देना है, आपने ये कर दिया हमने 750 देना है। बट जब मान लो आपने सर्विसेज रेंडर की तब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आ गई, अब जो आपका डॉलर का प्राइस था वो रिड्यूस हो गया, अब वो 60 पे आ गया, आपने लेना पूरा अपना 750, उन्होंने ये क्या था हम तो 10 देना। अब अगर वो आपको 10 देते हैं तो वो तो 6 लाख बना, आपका तो 1.5 लाख का फर्क पड़ गया। ये होती है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। क्या होता है? देखो ऑपरेटिंग एक्सपोजर तब अक्कर करता है जब फर्म के जो रियल एसेट्स है ना वो एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस आते हैं ना उनको फेस करते हैं। अब जो आपका एक्सचेंज रेट में फ्यूचर में बीइंग ड्यू टू अनसर्टेनिटी जो फ्लक्चुएशंस आएंगी, ये तो अनएंटिसिपेटेड चेंजेस है, इनके कारण जो फर्म के रियल एसेट्स में चेंजेस आएंगे वो होगा ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। अब उन्होंने क्या कहा था, जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है ये मैंने आपको बता दिया, मैंने अब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी बता दिया। इवन एक चीज और याद रखो, जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है ना ये आपकी अकाउंटिंग इनकम और बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस जब आएंगी, जो कंट्रीज के करेंसीज में जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आएंगी तो उसके कारण जो आपकी अकाउंटिंग इनकम, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई, देखो 7.5 लाख आपने लेना था, आपको तो जब 6 लाख ही आया। सो ये चीजों से कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटिंग इनकम और आपकी बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज डेप्रिसिएशन रेट। क्या होता है? देखो जो ये एक्सचेंज डेप्रिसिएशन रेट है ना एक करेंसी का दूसरी करेंसी के रिलेशन में, ये प्राइमरी ना 2 फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब देखो है तो नॉर्मल एक्सचेंज रेट, यानी कहने का क्या मतलब, वो ये कहना चाहते हैं कि जब आपकी 2 कंट्रीज की करेंसीज एक्सचेंज होते हैं जो रेट पे होते हैं वो डेप्रिशिएट होता है। इसके पीछे 2 कारण है, एक होता है इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल्स, इन्फ्लेशन रेट ऑफ डिफरेंशियल, दूसरा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। जो आपके इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल है ये डिफरेंसेस हैं जो इन्फ्लेशन रेट्स चल रहे हैं 2 कंट्रीज के बीच में, जो कि एक्सचेंज रेट को इंपैक्ट करेंगे। अगर मान लो यूएस और इंडिया का एक्सचेंज रेट है, अब दोनों में इन्फ्लेशन के रेट अलग होंगे, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अलग है, यूएस का इन्फ्लेशन रेट अलग है, ये 2 जब आपके एक्सचेंज रेट पे डिफरेंसेस पाएंगे उसे हम इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल के नाम से जाते हैं। अगर एक कंट्री में हायर इन्फ्लेशन है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में तो इससे डेप्रिसिएशन हो सकती है करेंसी में जिस कंट्री की इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है,
ठीक है, समझ के। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अब जो ये आपके डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं दोनों कंट्री में, देखो जैसे इन्फ्लेशन रेट दोनों कंट्रीज में अलग अलग है ना, सेम वे में इंटरेस्ट रेट्स भी दोनों कंट्री में अलग अलग ही होंगे, ये भी आपके एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट डालेंगे। अब जौन सी कंट्री में हायर इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो देखो जहां पे हायर इंटरेस्ट रेट होंगे यानी वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी करेंसी की एप्रिसिएशन होगी। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एक्सचेंज रेट रिस्क और हेजिंग टेक्निक्स। अब देखो जो ये एक्सचेंज रेट रिस्क है इसे हम करेंसी रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस होता है जो अराइज हो सकता है यानी जब आपके करेंसी फ्लक्चुएशंस होंगे। बेसिकली करेंसी फ्लक्चुएशंस तब होंगे यानी जब आपके एक्सचेंज रेट्स दो कंट्री के बीच में ऊपर नीचे होंगे। जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करते हैं ना, मतलब जिनका तो डेली का रूटीन है, जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स इंटरनेशनल ट्रेड में है यानी वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करेंगे, उनको तो ये एक्सचेंज रेट रिस्क फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट्स है वो तो चेंज होते ही रहते हैं। सो जब ये एक्सचेंज रेट जब चेंज होंगे ये उनके कैश फ्लोज पे, एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे और मेन मेजर चीज प्रॉफिटेबिलिटी पे ये चीज इंपैक्ट डालेगी। अब इस चीज से बचने के लिए ना कुछ हैजिंग टेक्निक्स हैं, उनको देखते हैं जिनको यूज किया जाता है एक्सचेंज रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए। देखो सबसे पहले आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हम बाय या सेल करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करेंसी एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड एक्सचेंज रेट। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी एडवांस में ना प्री डिटरमाइंड मतलब पहले ही डिसाइड कर लेते हैं एक एक्सचेंज रेट और एक डेट, जिस डेट पे उसी एक्सचेंज रेट पे हम फॉरेन करेंसीज को बाई और सेल करेंगे। इससे क्या होगा, यानी जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हो तो कंपनीज ना एक्सचेंज रेट को लॉक कर लेती हैं एडवांस में, मतलब उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लेना भाई फ्यूचर में इस डेट पे हमें इसी रेट पे एक्सचेंज करना है। इससे कहीं ना कहीं एक तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी जो उस करेंसी ट्रांजेक्शंस के साथ रिलेटेड है वो कम हो जाती है। इन शॉर्ट अगर वो कम होगी तो यानी आपका जो एक्सचेंज रेट रिस्क है उसका इंपैक्ट आपने कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर लिया। सेकेंड आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैसे आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं सिमिलर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के जैसे, बट ये ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और इसमें ना जो ये जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जब डील करते हो ना, ये एक्सचेंजेस पे ही डील किया जा सकता है, मतलब इनकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस पे ही होती है। ये कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो हेज कर सकते हैं अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं टू बाय और सेल करेंसीज एट द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट्स एंड प्राइसेस। सिंपल चीज वही है कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, बस ये एक तो एक्सचेंज में होंगे, यानी आप इसमें स्टार्टिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो कि आप एक फ्यूचर डेट पे इस प्राइस पे करेंसीज को एक्सचेंज करोगे, उनको बाय और सेल करोगे। ठीक है, आगे आते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके पास होते हैं यानी जो ये प्रोवाइड करते हैं होल्डर को एक राइट कि वो ये राइट है। अब ये देखो ऑप्शन ऐसा है ना, जो ये राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो बाय भी कर सकते हैं और करेंसी को सेल भी कर सकते हैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। मतलब देखो आप जिस बंदे को ऑप्शन देते हो उसको एक राइट मिल जाती है, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड जितना डिसाइड किया उस पीरियड के अंदर ना एक प्री डिटरमाइंड प्राइस जिसे स्ट्राइक प्राइस भी माना जाता है, वो उस प्राइस पे करेंसी बाय भी कर सकते हैं यानी जिसे हम कॉल ऑप्शन कहते हैं, और करेंसी सेल भी कर सकते हैं जिसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, यानी जो ऑप्शंस होते हैं ना ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और ये इवन जो आपकी अनफेवरेबल एक्सचेंज मूवमेंट्स है, यानी देखो एक्सचेंज रेट में तो चेंजेस आएंगे, अगर वो आपके अनफेवरेबल होते हैं आपको उसके अगेंस्ट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको हेज मिल जाता है। यानी यहाँ पे ये चीज पार्टिसिपेंट्स को ये अलाउ करते हैं कि उनके पास ज्यादा उनका जो रिस्क है वो एक तो मिनिमाइज हो सके और उनको किसी भी तरीके से पोटेंशियल लॉसेस को ज्यादा फेस ना करना पड़े। आगे थोड़ा सा ना पुट ऑप्शन का पेपर में बहुत बार है, उसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखो जो ये पुट ऑप्शन ये एक ऐसी ऑप्शन है जो जिसके पास ये होते हैं ना, यानी जो होल्डर है इसका उसको एक प्रिविलेज दे देते हैं कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टॉक एक स्टेटेड प्राइस पे एक प्री डिटरमाइंड डेट पे सेल कर सकता है। मतलब जब एक किसी के पास पुट ऑप्शन है, जो होल्डर है पुट ऑप्शन का, उसको ना एक प्रिविलेज मिल जाती है, वो एक फ्यूचर डेट पे, मतलब जो डेट प्री डिटरमाइंड होगी इवन उससे पहले भी, मतलब ये उस पर डिपेंड करता है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस स्ट्राइक प्राइस जिसे कहा जाता है उस पे फिक्स्ड अमाउंट अपना स्टॉक का सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसे पुट ऑप्शन कहा जाता है। और कॉल ऑप्शन इसका बिल्कुल उल्टा, यानी वो बाय कर सकते हैं।
ठीक है। आगे आते हैं करेंसी स्वैप्स। जो करेंसी स्वैप्स है इसमें एक्सचेंज होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स का इन वन करेंसी फॉर दोस इन अदर करेंसी। यानी करेंसी स्वैप्स क्या है, यानी सिंपल जो आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स है आप उनका एक्सचेंज करते हो एक करेंसी के दूसरी करेंसी से, ठीक है। यानी ये कंपनीज को हेल्प करता है, एक तो एक्सचेंज रेट को मैनेज को वो मैनेज कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और इन्वेस्टिंग में होता है। देखो आप अगर अब ये चीज देखो करेंसी स्वैप्स पता तब होता है क्योंकि देखो आप जब बोरोइंग करते हैं ना, आपने अगर एक ईसीबी सुना होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड्स, आप फॉरेन मार्केट से भी पैसा उठाते हो। देखो अगर आप फॉरेन मार्केट से पैसा उठा रहे हो, जो जब वो आपका पैसा देंगे वो अपनी कंट्री की करेंसी में देंगे, जो उन्होंने इंटरेस्ट लेना वो भी अपनी कंट्री की करेंसी में वो चार्ज करेंगे, और जब वो पैसा ट्रांसफर होकर आपको आएगा वो आपकी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स करनी है आप अपनी करेंसी में पेमेंट करोगे, बट उसका अमाउंट इक्वल बनना चाहिए जो उन्होंने अपनी कंट्री की करेंसी में डिटरमाइन किया। सो इस चीज में जब आपको एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स होंगे, यानी ये चीज में आपको इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उस इंपैक्ट को उस एक्सचेंज रेट रिस्क को कम करने के लिए करेंसी स्वैप्स किए जाते हैं, ठीक है। अब करेंसी स्वैप को एक बार और थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। देखो ये ऐसा मेथड है हेजिंग का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अगेंस्ट, इसलिए ना एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज किया जाता है एक्सपोजर जो हो रहा है ना एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के कारण। मतलब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस तो दो करेंसीज के बीच में आएंगे जब आप उस चीज को एक्सपोज करते हो, मतलब आप उस चीज को फेस कर रहे हो, तब आप फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क को फेस कर रहे हो। उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए करेंसी स्वैप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। करेंसी स्वैप में दो पार्टीज एग्री कर जाते हैं कि वो एक्सचेंज करेंगे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वन करेंसी फॉर एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर करेंसी। यानी आप ऑलरेडी एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हो भाई हम इतना अमाउंट का जो हमारा पैसा है उसको उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट और दूसरी करेंसी में हम एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। सो जो एक्सचेंज है वो द exchange take place at the beginning of swap agreement and at a future predetermined date। यानी जब जो आपका एक्सचेंज होगा, आपने डिसाइड तो पहले ही कर लिया, अब जब आपका एक्सचेंज होगा वो बिगनिंग में ही हो जाएगा जब आपका स्वैप एग्रीमेंट में आप एंटर किए हो, और वो एक फ्यूचर प्रीडिटरमाइंड डेट पे भी हो सकता है और पार्टीज रिवर्स कर सकते हैं अपने इनिशियल एक्सचेंज ऑफ करेंसीज को, ठीक है। यानी जो एक करेंसी स्वैप्स है इसे कॉमनली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ही यूज करती हैं, इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बाहर से पैसा उठाते हैं वो करते हैं, इन्वेस्टर्स हेज करने के लिए अपने पोटेंशियल लॉसेस जो उनको एडवर्स करेंसी मूवमेंट से हो सकते हैं उनको हेज करने के लिए भी यूज करते हैं। यानी जो करेंसीज को स्वैप करने से वो अपना एक्सपोजर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस से जो हो रहा है वो रिड्यूस कर देते हैं, और जो उनको पोटेंशियल लॉसेस फ्यूचर में हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे उनको कुछ ना हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटिंग एंड मैचिंग। क्या होता है, देखो नेटिंग में ऑफसेटिंग की जाती है इनफ्लोस और आउटफ्लोस की इन डिफरेंट करेंसीज टू रिड्यूस द ओवरऑल एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट रिस्क। मतलब आप जब नेटिंग करते हो ना, नेटिंग में क्या करते हो आप, जो आपके पास इनफ्लोस या आउटफ्लोस हो रही हैं अलग अलग करेंसीज के, देखो जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो आप एक ही कंट्री के साथ तो करोगे नहीं, ऑब्वियस बात है, आपके पास मल्टीपल कंट्रीज होंगी और मल्टीपल करेंसीज होंगे। अब आपको जो हर कंट्री की करेंसी से जो इनफ्लोस या आउटफ्लोस आप कर रहे हो आप उनको ऑफसेट कर लेते हो ताकि जो आपका जो ओवरऑल एक्सचेंज रेट रिस्क का एक्सपोजर है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। सेकेंड आती है मैचिंग। मैचिंग में क्या करते हो आप अलाइन कर देते हो करेंसीज ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। यानी आप जिस कंट्री से आपको रेवेन्यू आ रहा है उसी कंट्री में आप एक्सपेंसेस करोगे, उन दोनों को मतलब एक ही कंट्री से करना। यानी इन शॉर्ट मतलब कहने का क्या हो, उसमें जैसे सारी कंट्री मल्टीपल करेंसीज होती थी ना, आप जिसमें आपसे रेवेन्यू आएगा ना आप उसमें ही एक्सपेंसेस करोगे, दैट इज अलाइनिंग, जिसमें यानी ये हम मैचिंग की हेजिंग एज अ हेजिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल हेजिंग। क्या होता है, नेचुरल हेजिंग तब होती है जब हम बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं इस तरीके से कि जो हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है वो नेचुरल ही खत्म हो जाए, मतलब हमें कुछ आप करने की जरूरत, खुद करने की जरूरत ना पड़े, नेचुरली ही जब हम एक्सचेंज अपनी फॉरेन ट्रांजैक्शंस करेंगे वो नेचुरली जो एक्सचेंज रेट है रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कंपनीज विद अ रेवेन्यू इन अ पर्टिकुलर करेंसी एंड एक्सपेंसेस इन द सेम करेंसी में हैव अ नेचुरल हेज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। सेम एग्जांपल आप उठा सकते हो, यानी अगर आप इंडिया से हो, अगर आप यूएस से आपको रेवेन्यू आ रहा है, आप अपनी चीजें यूएस में बेच रहे हो तो आप अपने खर्चे भी यूएस में ही करोगे, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नेचुरल हेज मिल जाएगा, ठीक है। सो इसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको मैच कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट of exposure and timing of maturity, it is described as a natural hedge।
सिंपल, यानी जो आपके फॉरेन करेंसी में जो आपके एसेट्स या लाइबिलिटीज है, आप उनको उनके अमाउंट जो वो एक्सपोजर, जितना अमाउंट वो एक्सपोजर का वो फेस कर रहे हैं, मतलब जितना एक्सचेंज रेट के कारण उनका एक्सपोजर हो रहा है टूवर्ड्स एक्सचेंज रेट रिस्क, आप उसमें उनको मैच कर देते हो उसके टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटीज और एक्सपोजर के साथ, जिसको नेचुरल हेज कहा जाता है। यानी नेचुरल हेज में कंपनी या इंडिविजुअल ऑफसेट कर देती है फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को। मतलब आप एसेट्स को जिससे रेवेन्यू बन रहा है, लाइबिलिटीज जहां पे आपने पेमेंट देनी, एक ही फॉरेन करेंसी में उनको ऑफसेट कर देते हो कि जो चीज आपको कई जो आपकी रिस्क एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क है उसको मिटिगेट करने में हेल्प करती है। यानी जब आप मैच कर देते हो ना एक्सपोजर और टाइमिंग मैच्योरिटीज की, तब जो पोटेंशियल गेन्स और लॉसेस होंगे चेंजेस से जो एक्सचेंज रेट्स में आएंगे वो ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाते हैं, जिससे आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो जाता है। ये एक नेचुरल हेज होता है, ये अचीव किया जा सकता है विदाउट द यूज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये नेचुरली खुद अपने आप ही हो जाता है, आपको कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट को यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शंस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने सारा कर लिया। अब आगे आता है एक्सपोजर मैनेजमेंट। अब कंपनीज क्या करते हैं, वो एक्टिवली मॉनिटर करती हैं और मैनेज करती हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को। अब ये चीज बहुत जरूरी है, देखो क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डायनामिक्स तो डेली चेंज होंगे, यानी ये रेट्स भी चेंज होते रहेंगे। सो कंपनी इनको एक अच्छे से एक्टिवली मॉनिटर करती है, डाटा गैदर करती है, वो मैनेज करती है अपने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को। अब ये चीजें कैसे होंगी, बाय इंप्लीमेंट रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। यानी कंपनी को कहीं ना रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर, जो कि मतलब उनको अच्छे से गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, उनको प्रोसीजर्स बताएं उन्होंने हेजिंग कैसे करनी है, रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना, उनको इंप्लीमेंट करती है। इसमें रेगुलर असेसमेंट होती है एक्सपोजर्स की जो कंपनी फेस कर रही है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं। इवन जो आपकी हेजिंग है अगर आप कर रहे हो, मतलब जो कंटिन्यूसली हेजिंग तो करनी पड़ती है, वो कितनी इफेक्टिव है, मतलब वो ऑनगोइंग इवैल्यूएशन की जाती है हेजिंग की कि वो इफेक्टिवली हो रही है या नहीं हो रही है। अब कुछ बंदे आते हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, हेजर्स कौन है। देखो हेजर्स ना कमर्शियल प्रोसीजर्स में इंगेज होते हैं ताकि वो हेज कर पाए अपनी पोजीशंस को अगेंस्ट पोटेंशियल रिस्क। हेजर्स इंगेज इन कमर्शियल प्रोसीजर्स टू हेज देयर पोजीशन, मतलब वो अपनी पोजीशन को सेव करना चाहते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है, देखो जब अब ये ना एक ना मैचिंग में क्वेश्चन आया था, लिस्ट 1 में आपको ये बंदे दिए थे और कुछ चीजें दी थी, और लिस्ट 2 में उनको कहा था डिस्क्रिप्शन दी थी, उसको मैच करके बताओ। सो जो हेजर्स हैं ये कमर्शियल प्रोसीजर में इंडल्ज करते हैं, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव इनके कारण ना वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है। यानी जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की इंडिया में प्रेजेंस है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है ना कि जो आपकी इंडियन मार्केट है खासकर फाइनेंशियल मार्केट, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आगे आता है आर्बिट्रेजर्स, ये रिस्कलेस प्रॉफिट, यानी जो आर्बिट्रेजर्स हैं ये ट्राई करते हैं कि इनको रिस्कलेस प्रॉफिट हो जाए, मतलब प्रॉफिट आ जाए बट इनको रिस्क ना कोई फेस करना पड़े। अब ये क्या करेंगे, जो प्राइस डिस्क्रिपेंसीज यानी जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं ना मार्केट में, ये उनके साथ खेलते हैं और ये बिना रिस्क लेके हुए प्रॉफिट बना जाते हैं। नेक्स्ट आती है कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन। देखो जो कमोडिटी फ्यूचर है ना, इसका ओरिजिन ओसाका में होता है, ये ना बहुत ही बारी पूछा गया। यानी जो कॉन्सेप्ट है कमोडिटी फ्यूचर्स का, इसे ओसाका जापान में जो सिचुएटेड है वहां से ओरिजिनेट हुआ था। हेज फंड्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स नहीं होते, ये चीज याद रखना, ये ना वो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स पे, उनको अलग अलग फीस और एक्सपेंसेस देनी पड़ती है, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड्स को अलग बंदे हैंडल करते हैं तो वो फीस चार्ज करते हैं, उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं। सो कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड्स है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड करते हैं टू इन्वेस्टमेंट। अब म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही होगा, चलो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में जो बंदे हैं, यानी ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनीज के बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा पैसा अलग अलग इन्वेस्टर्स से पूल कर लेते हैं। यानी एक पूल अच्छा खासा मोटा अमाउंट बन गया ना उनके पास, फिर उस अमाउंट को वो अलग अलग सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो को करके फिर इन्वेस्ट करते हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड में ठीक है रिस्क है, आप जिस मर्जी सिक्योरिटी में चल जाओ वहां पे रिस्क होता है, बट एज कंपैरेटिव टू अगर आप एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो ना, उसमें ज्यादा रिस्क होता है अगर हमने ये चीज म्यूचुअल फंड में किया उसके कंपैरिजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आती है लैगिंग। लैगिंग क्या, देखो जो लैगिंग है ये है द प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन करेंसी डेजिग्नेटेड रिसीवेबल्स whose currencies are likely to appreciate and delaying foreign currency designated payables whose currencies are likely to depreciate is known as lagging। बड़ी सिंपल चीज है, बड़ी चिल्लाक चीज है। आप क्या करते हो, लैगिंग ये ऐसी प्रैक्टिस है, मान लो अगर आपने फॉर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं,
आपने अब यूएस डॉलर का 75 रुपीज के अप्रॉक्स प्राइस है, मतलब आपको इंडिया के 75 रुपए देने पड़ेंगे, 75 देने पड़ेंगे, तब आप इंडिया यूएस का $1 परचेज करो। अब आपने देनी है भाई पेमेंट्स यूएस डॉलर में, आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की होगी, कोई भी हो सकती है, आपने उसकी पेमेंट देनी है। अब आपने क्या किया, आप क्या सोचोगे, आपको अभी लग रहा है भाई ये प्राइस ना रिड्यूस होने वाला एक्सचेंज रेट का, मतलब आपने $10,000 पे कर दिया। अब आज के प्रेजेंट टाइम पे तो 75 रुपये है, आपको पता चल गया भाई आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर ना ये प्राइस 75 से 60 रुपये आ जाएगा, हमें कम पैसा देना पड़ेगा इंडियन करेंसी। एक ही ये चीज होगी। दूसरा, अब आपने सेकंड सिचुएशन क्या है, आपने क्या किया, अब आपने यूएस से 10,000 रुपए रिसीव करने थे, अभी 75 रुपए हैं, बट अब आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि भाई नहीं ये 75 पे ना अब 90 रुपए होने वाले हैं अगले 15 दिन में, आपने वो पेमेंट्स को रोक दिया, आपने उनको डिले कर दिया, यानी इसे लैगिंग कहा जाता है। ये यानी इस प्रैक्टिस में क्या करते हो, अगर तो आपने फॉरेन डेजिग्नेटेड करेंसी से पैसा रिसीव करना है, अगर आपको लगता है कि उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट बने, आप उसको डिले कर दोगे, और अगर आपने फॉरेन करेंसी डेजिग्नेटेड पेबल्स है और अगर आपको लगा उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट मतलब डेप्रिशिएट होने वाली है, कम होने वाली है, तब आप उसको भी पोस्टपोन कर दोगे। ये होती है लैगिंग की प्रैक्टिस, ठीक है, समझ गए। यानी ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे यूज किया जाता है फॉरेन करेंसीज को मैनेज करने के लिए, ताकि आपको ये जो करेंसी फ्लक्चुएशंस है इसमें से आपको बेनिफिट हो सके। देखो दोनों में आपको बेनिफिट है, अगर रिसिप्ट्स को डिले करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर पेमेंट्स को डिले करोगे तो आपको कम देना पड़ेगा, फायदा दोनों में ही है, ठीक है। इसमें यानी आप पोस्टपोन कर देते हो चीजों को। सो जब आप ये डिले करते हो ना कलेक्शन में, रिसीवेबल्स की या अपनी पेमेंट्स में, तो इससे ना आपको पैसे का फायदा हो जाता है, ठीक है, समझ गए। यानी जो पर्पस है ना लैगिंग का वो जस्ट इतना ही है कि जो आपके रिस्क एसोसिएटेड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के साथ उनको मिनिमाइज कर सको, ठीक है, और पोटेंशियली आपको कहीं ना कहीं फायदा भी हो सके, आपको गेन भी आप उठा पाओ जो ये टाइमिंग के कारण करेंसी कन्वर्जेंस हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आती है डेरिवेटिव मार्केट की एडवांटेजेस। देखो सबसे पहले तो ये लिक्विडिटी इनहैंस किया इसने मार्केट की फॉर अंडरलाइंग एसेट, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी जो हमने लिस्ट में मैचिंग का क्वेश्चन किया तो उसमें भी यही था, डेरिवेटिव्स के कारण वोलेटिलिटी बढ़ गई है, यानी लिक्विडिटी बढ़ गई है। देखो डेरिवेटिव्स कहीं ना एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट को कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय और सेल कर सकते हैं अंडरलाइंग एसेट्स के बेसिस पे, मतलब एक ना बेस बना लिया जाता है एसेट का, उस एसेट का उसे अंडरलाइंग एसेट कहा जाता है, उसके बेसिस पे आपको ऑप्शन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये चीज ना उन एसेट्स की लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं मार्केट में, ठीक है, समझ गए। सेकंड आता है दे रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क। हेजिंग या बेसिकली एक वही चीज है, यानी डेरिवेटिव्स को एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। रिस्क जो आपके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के कारण या प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ अराइज हो सकते हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए, इवन इंटरेस्ट रेट के चेंजेस को फेस करने के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू को ऊपर नीचे करता है उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। थर्ड आता है दे रिड्यूस प्राइस वोलेटिलिटी। अब जो डेरिवेटिव्स है ना ये हेल्प करते हैं प्राइस वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने में, यानी कि प्राइस में जो ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी उसमें चेंजेस आ रहे हैं ना उसको कम करने के लिए ये भी हेल्प करते हैं। यानी ये ऐसे मैकेनिज्म्स पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ना जिससे एक तो ये अपने रिस्क को जो फ्लक्चुएशंस के कारण हो सकता है उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी इससे मार्केट में स्टेबिलिटी बन जाती है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। नेक्स्ट आती है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जहां पे कंपनी क्या करती है, जो उसके अकाउंट रिसीवेबल्स है, मतलब अभी उसने पैसा रिसीव करना है, उसने उधार दिया हुआ है बंदों को, ठीक है, अनपेड इनवॉइसेस हैं उसके, अभी उस पर पैसा आना है, वो उनको एक स्पेशलाइज्ड कंपनी होती है जिसे फैक्टर के नाम से जाना जाता है, वो उनको सेल कर देती है। मतलब अपने बिलों को जिसपे आपको पैसा आना था आपने वो बिल ही सेल कर दिए एक स्पेशलाइज्ड कंपनी को जिसका नाम फैक्टर है। अब फैक्टर क्या करता है, उसकी जिम्मेवारी है, उसने उन बिलों पे पैसा कलेक्ट करना है कस्टमर से और वो उसके बदले में, देखो सिंपल चीज है फैक्टरिंग, बहुत सिंपल मैं समझाता हूँ, छोड़ो इस थ्योरी को। अगर आपकी कंपनी है, आपके पास बिल्स होंगे यानी अनपेड बिल्स हैं, अभी कस्टमर्स ने पैसा नहीं दिया और मान लो वो है अभी मान के चलो 20 लाख रुपए के, ठीक है, आपने क्या कराओगे, एक ना मार्केट में स्पेशलाइज्ड कंपनी होती है फैक्टर के नाम में, आपने अपने 20 लाख के बिल उनको बेच दिए, वो क्या करेंगे, आपको इमीडिएट अपना खर्चा काट कूट के जितने भी उनके एक्सपेंसिव है आपको इमीडिएट पेमेंट दे देंगे। अब जो आपके बिल है वो उनके पास चल गए ना, अब उनकी जिम्मेवारियां, उन्होंने आपके कस्टमर से पैसा निकलवाना है, ये होती है फैक्टरिंग, ठीक है। यानी ये डिस्काउंट पे की जाती है, अगर मान लो आपके पास 20 लाख के बिल आपको 19 लाख दे देंगे, लाख रुपया वो काट लेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टरिंग। अब इसमें एक टॉपिक आता है एजेंसी फैक्टरिंग क्या होती है। देखो अगर इनवॉइस डिस्काउंटिंग
is not confidential in nature. The customers of the client are advised to make payment directly to factor. अगर तो आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग कर रहे हो, मतलब अगर आप फैक्टरिंग करवा रहे हो, आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग करवा रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, मतलब आपने वो चीज़ खुलेआम की है, आप सभी को आपने बताया। तो जो कस्टमर्स है ना आपकी कंपनी के, यानी जिन से आपने जिनके इनवॉइसेस के आपने डिस्काउंटिंग कराए, वो उनको डायरेक्टली आप सीधा ही बता देते हो भाई आपने अब उन पे पेमेंट उनको देनी है। तो ये फैसिलिटी को जब नॉन रिकोर्स के साथ किया जाता है तो उसे एजेंसी फैक्टरिंग का नाम दिया जाता है। सो यहाँ पे ना एक चीज आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये हेजिंग टेक्निक्स आप यूज करते हो ना, इनकी भी आपको कहीं ना कहीं कीमत पड़ती है, ये फ्री नहीं है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, इसकी भी अपनी अपनी लिमिटेशंस है, जैसे हर चीज की होती है, और ये कितनी का इफेक्टिव है ये चीज आपको खुद को देखनी पड़ेगी। सो कंपनीज को केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ता है हर एक सर्कमस्टांस को, क्या उनकी रिस्क टॉलरेंस है, मतलब कितने हद तक वो रिस्क बेयर कर सकते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स है इन हेजिंग स्ट्रेटजीज को यूज करने से पहले, ठीक है। सो आपको फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की या एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए जब आप हेजिंग की टेक्निक्स को यूज कर रहे हो। सो कभी भी कंपनी से खुद अपने आप नहीं करती, ठीक है। अब आज के सेशन का लास्ट टॉपिक आता है फॉरेक्स स्वैप क्या होता है। देखो ये बेसिकली एक स्पॉट सेल है करेंसी की कंबाइंड विद द फॉरवर्ड रीपरचेज ऑफ द सेम करेंसी इज कॉमनली नोन एज फॉरेक्स स्वैप। आप क्या करते हो, आपने ऑन दी स्पॉट करेंसीज को सेल कर दिया, ठीक है, साथ के साथ उसमें कंबाइंड है, मतलब वो चीज उसके बीच एम्बेडेड है कि जो करेंसी आपने अभी सेल किया ऑन दी स्पॉट आप उसको फ्यूचर पे रीपरचेज करोगे, मतलब उसकी फॉरवर्ड रीपरचेज होगी सेम करेंसी की, इसे फॉरेक्स स्वैप कहा जाता है। यानी इसमें साइमल्टेनियसली बेची भी जाती है और मतलब साइमल्टेनियस सिक्योरिटी आपकी करेंसी बेची जाती है और उसको साथ ही फॉरवर्ड रीपरचेज कर लिया जाता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करेंसी में, ठीक है। अब इसमें एग्रीमेंट होता है, मतलब ध्यान से सुनो, एंड सेल ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज द ओरिजिनल करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्रीडिटरमाइंड। वो तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्रिविलेज है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। यानी जो फॉरेक्स स्वैप्स है इनको कॉमनली यूज किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, ताकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स जितनी भी एक तो उनको पूरा किया जा सके, और कहीं ना कहीं आपको जो करेंसी रिस्क में फ्लक्चुएशन, करेंसी के फ्लक्चुएशंस आने के कारण जो रिस्क राइज होगा उसको कहीं ना कहीं आप हैच कर सको, ठीक है। सो यहाँ पे होता है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट।